नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को लेकर। इसका आकलन हम स्टार्ट करते हैं चार्ट से। चार्ट में देखने से लग रही है कि सीधे सीधे स्टॉक अपनी हायर टू हायर को लगातार तोड़ती है, लोअर टू लोअर को टच भी नहीं कर पाती है। जो खास के मैं इस पर देख पा रहा हूँ, स्टॉक में प्रॉफिटेबिलिटी के साइड तो कुछ देखने को नहीं मिलती नजर आती है, लेकिन बाकी चीज इसकी अच्छी खासी स्टॉक जंप करती है, क्योंकि इसके पीछे कुछ कुछ कारण देखें तो सोलारा जो कंपनी है, इसके पास R&D सेंटर है। करीब करीब 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं इनके पास। करीब करीब 25 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको लेकर के इनके पास US FDA से अप्रूवल है फॉर द डिफरेंट साइट को लेकर के। और 30 साल का इंडस्ट्रियल केन का क्या है, एक्सपीरियंस देखने को मिला है। जब 30 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी को लेकर के, तो फिर मार्केट में इनकी चार्ट तो लगातार बढ़ती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आप आकलन करके देखेंगे तो इसमें गिरावट है। चाहे आप क्वार्टर ऑफ क्वार्टर का देख लें या ईयर ऑफ ईयर का ही कंपेयर करके देखें, तो आखिर मार्केट में डिमांड किस बेसिस पे बनी है जो कई गुणों की लगातार बढ़ती नजर आती है। और क्या ये डिमांड लगातार सस्टेनिटी वाली है? क्या ये 700 प्राइस जो है वो क्या 1400 हो सकता है, 2100 हो सकता है? इस पे हम जानेंगे मार्केट को लेकर कि क्या कहती है इसकी कंप्लीट स्टडी, क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या इनके पास फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है स्टॉक को लेकर के। तो चलिए जानते हैं सोलारा एक्टिव को लेकर के, जो फार्मास्यूटिकल के अंदर एक दिग्गज कंपनी के तौर पे कामकाज करती है। अब कई सारे सवाल ये होते हैं, आखिर प्रॉफिट की जगह पे लॉस क्यों है, और लॉस है तो मार्केट में तब भी लोग इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं शेयर को लेकर के। तो केवल केवल प्रॉफिट और लॉस के आकलन के बेसिस पे इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि प्रॉफिट एक बुक्ड पार्ट है। इसको बुकिंग किया जाता है, जिसके लिए हम जानते हैं जो ईपीएस जो है वो प्रॉफिट का एक वो पार्ट है जिसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है, जहाँ पे 3 करोड़ 60 लाख नंबर ऑफ शेयर है। इसकी वजह से मार्केट कैप कहते हैं करीब 2500 करोड़ के आसपास का। अब ये इसके जानने के लिए हमें दो चीज को जानना जरूरी है। एक तो डेट टू इक्विटी रेशियो को लेकर के, और दूसरा करंट रेशियो को लेकर। इन दोनों को जरूरी इसलिए है क्योंकि इन दोनों का आपस में कनेक्शन यहाँ पे जुड़ता है। कनेक्शन कैसे जुड़ता है? क्योंकि एक वो पार्ट है जो कि आपके लोन के बदले जो इंटरेस्ट पे करते हैं, उसमें क्या करता है, प्रॉफिट पे दबाव बनाता है ऊपर से। और एक वो पार्ट है जो सेल्स बुक करती है, सेल्स बुक करती है, जो सेल्स उन्होंने उधार बेच रखी है। जब उधार बेचेंगे तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसीलिए रिस्क को जानना जरूरी है। और प्रॉफिट जो बुक किया, क्या इनके पास इसकी वजह से ऐसा तो नहीं है इन्होंने वर्डन ले लिया? भले यहाँ पे परसेंटेज 1.08 ही दिखता हो, लेकिन वर्डन ज़्यादा हो। इंटरेस्ट जो कवरिंग इंटरेस्ट की रेट है वो ज़्यादा हो, ऐसा तो नहीं है। तो चलिए उसका एक्सपेक्टेशन लेंगे, जानेंगे। जहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे भीड़ की आकलन तो नहीं करती है, लेकिन भीड़ की आकलन इसलिए नहीं करती क्योंकि यहाँ पे ईपीएस क्या कहती है, 118 रुपये का नुकसान। इतना फेस वैल्यू 10 का। जहाँ पे बुक वैल्यू कहता है 195, इंट्रेंसिक वैल्यू साइलेंट है क्योंकि यहाँ पे कंपनी की लॉस। अभी तक प्राइस टू बुक वैल्यू नियर अबाउट 3.36 गुना ही बड़ा है। अब इसके बारे में आगे क्या कहती है, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखने को मिलता है। जहाँ प्रमोटर्स होल्डिंग करीब 37% के आसपास। अब इसलिए देखा जाता है कि 50 और 50 से ज़्यादा वाले अच्छे बिल बुल पोजिशन में रहते हैं। आरओसी की बात करें तो नेगेटिव में, आरओई की बात भी नेगेटिव में देखने को मिलती है। कंपनी के नज़र एक नज़र डालते हैं सोलारा, जो कि सोलारा एक्टिव फार्मा कंपनी है। engaged in the business of the manufacturing the product processing in the formulating सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो कि खास करके हो मर्चेंटालिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ट्रेडिंग ऑफ द एपीआईज की बात करती है, जो खास करके फार्मास्यूटिकल के अंदर कामकाज देखा जाता है। आते हैं जानते हैं इसके पीयर्स को कंपेरेटिव करते हुए क्या कहती है, और जानेंगे इसके एक एक एस्पेक्ट को, क्योंकि ये जो पार्ट है ये पार्ट एक समरी पार्ट है। और समरी आपको सब कुछ बयां नहीं करता, समरी के पीछे कुछ आपको अंदर जाके जानना होता है, आखिर इस समरी के पीछे कुछ
इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ऐसा मोटिव तो नहीं था। इसका यूटिलाइजेशन कहाँ था, कि ये यदि ज़्यादा ले रही है तो इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कर रही है, क्या R&D सेंटर में यूज़ कर रही है, या जो कि खास करके वो तो कभी, क्योंकि वहाँ तो खर्चे ही खर्चे होते हैं। जब R&D सेंटर में खर्चे ही खर्चे होंगे तो इनोवेशन कब होके निकल के आएगा, कभी 4 बार ट्राई करेंगे तो एक बार निकल के आएगा, और वही निकल के आएगा तो मार्केट में सेल्स बढ़ा देगा। ये सिचुएशन होती है। चलिए जानते हैं इस कंपनी को लेकर के, जहाँ पे पीयर्स में देखा गया। और हमेशा यदि टेक्निकल चीज को देख हम लेते हैं साथ में, टेक्निकल इसलिए लेते हैं क्योंकि दोनों को आपस में कंपेयर करना चाहिए, केवल केवल फंडामेंटल से नहीं। मार्केट में कई बार टेक्निकल पे चलती है, और टेक्निकल में ये देखा जाता है कि मार्केट के सेंटिमेंटल क्या कहता है, साथ में जो वॉल्यूम का रिएक्शंस किस लेवल पे है, क्या वॉल्यूम क्या संकेत देता है, क्या ऊपरी सतह के लिए संकेत देता है या निचले के लिए देता है, क्या प्रेशर बनाती है। तो यहाँ पे सिंपल से देखने को मिली कंपनी की चार्ट में, पिछले 6 महीने की चार्ट में, तो यहाँ पे वॉल्यूम में बड़ा इंक्रीज हुआ। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब ये था, ये पॉजिटिव ट्रेड ले रहा था, अर्थात यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही थी एज पर द, कुछ बड़े थे जो उनको खरीदने में लगे। और शिफ्ट कहाँ से किया, इनसे शिफ्ट किया होगा। नॉर्मल ट्रेडिंग वही रहती है, और कई बार कुछ जंप होती तो मार्केट और जंप करती है। इसके पीछे कुछ कारण है जिसको जानना जरूरी है। आते हैं पीयर्स को कंपेटिव करते हुए, जहाँ पे देखा गया शन फार्मा जैसे इंडस्ट्रीज, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज जैदूज जैसे, लुपिन्स जैसे, मैनकाइंड फार्मा और अरविंदोस फार्मा जैसे कंपनीज शामिल है इस लिस्ट में। उसी लिस्ट में इस सोलारा एक्टिव फार्मा को भी रखा गया है। लेकिन ओवरऑल ये देखा गया कि यहाँ पी नहीं कहता, क्योंकि पी की बेसिस पे वहाँ पे भीड़ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी लगातार नुकसान में है। जबकि इनके पास बर्डन की बात करें तो सबसे ज्यादा बर्डन इनके पास ही देखें, 1.08 का। अब इसके पीछे कारण क्या है, जहां पे पियर्स की तरफ यहां देखें, इसके पियर्स में टर्नओवर बेसिस पे देखा जाता है, जहां पे कैप्लिन्स पेंट से लेकर के सीक्वेंट, मोरफेन। अब यहाँ पे इनको फर्मा, इनको लेबोरेटरीज के आइटम में, साइंटिफिकल वाले आइटम में रखा गया, और यहाँ पे इनको कंपेरेटिव टू द फार्मास्यूटिकल के अंदर इसको डील कर। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखेंगे, आखिर मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल क्या कहती है कंपनी को लेकर के, जहां पे हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम क्या कहती है, तो सेम वॉल्यूम लगातार चलती है, कोई हेर फेर नहीं, कोई फेर बदल नहीं। जैसे ही मार्केट में 2 दिन 2-3 दिन के लिए मार्केट में वॉल्यूम आई, मार्केट वॉल्यूम आई तो मार्केट क्या हुआ, उछाल चली गई। मार्केट वॉल्यूम आई, उछाल चली गई। ऐसा भी हो सकता है जो वॉल्यूम आएगा तो मार्केट डिप में जाएगी, उसमें क्या होगा, बड़े इन्वेस्टर्स बेच के निकलेंगे। यही कहते हैं ट्रेंड, ट्रेंड को फॉलो करते हैं लोग। मैं आपको कोई कोई एडवाइजरी या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ किसी ट्रेंड को फॉलो करने के लिए, या किसी स्टॉक को होल्ड करने, खरीदने और बेचने। क्वार्टरली रिजल्ट में देखते हैं मैनेजमेंट किस तरह से कामकाज करती है। तो यहाँ पे देखा गया कि जून टू जून में इंक्रीज करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करती। क्यू आर क्यू में जंप करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करती। नियरली देखा गया करीब करीब 25% के आसपास की यहाँ से लेकर के यहाँ तक में इंक्रीज देखने को मिली। इसके बेसिस पे देखेंगे तो वो भी हम आकलन कर लेते हैं, आखिर इसके बेसिस में क्या कहती है इसको। तो कहती है 3% की जंप करती है, कोई फेर ज़्यादा नहीं था। यहाँ से जून टू जून में 3% की इंक्रीज कर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में कहती है नियर अबाउट सेम था, लेकिन जून में आकर के 12% पे इंक्रीज किया, जो कि पहले भी ऐसा था। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, पहले भी 11% 12% तक की इनके पास बनी थी। प्रॉफिट के आकलन में देखा जो जो 10-19 करोड़ के नुकसान में था, वो लगातार नुकसान में झेलने को मिला, लेकिन नुकसान कम हुआ है। पहले 19 करोड़ था, वो 13 करोड़ हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से देखने को ये मिली, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 13% गिर जाती है, नेट प्रॉफिट 31% बढ़ जाती है, और नेट जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी करीब 33% इंक्रीज कर जाती है।
अब आते हैं ईयरली बेसिस को लेकर। ईयरली बेसिस में इसका परफॉर्मेंस लेवल क्या है? ईयरली बेसिस में सेल्स को लेकर के अपडेट निकल के आती है, तो यहाँ से यहाँ तक कंपनी में नुकसान था, अर्थात सेल्स में गिरावट हो गई। लेकिन लास्ट 12 महीने में अच्छी खासी पोजीशन बनती नजर आई। अब जो गिरावट थी वो नियरली 10% की गिरावट थी, और एक्सपेंसेस की बात करें तो वो 18% की बढ़ जाती है। जब बढ़ेगी ऑब्वियसली क्या होगा, बाकी सारी चीज में गिरावट देखने को मिली, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिर गया और नेट प्रॉफिट भी करीब गिरती नजर आई, जिसको गिरती गिरती सबसे बड़ी लेवल पे चली गई, करीब 500 करोड़ को टप कर गई, टच करके निकल गई, 600 करोड़ को पहुंचने वाली है लगती है। क्योंकि यहाँ भी रुकी नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी रुकी, लेकिन क्वार्टरली यदि इसको सस्टेन कर पाए, ऐसा लगता है कि सस्टेन कर पाए तो शायद बेटर होगा, क्योंकि यहाँ तक इनका पास नुकसान बहुत ज्यादा था, अब नुकसान का दायरा थोड़ा कम होता है। अब इस प्रॉफिट को लेकर के दो आकलन करना जरूरी है, क्योंकि ये हमेशा एक बुक्ड किया हुआ प्राइस है, इस बुक्ड किया हुआ वैल्यू है। इस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम जानेंगे बैलेंस शीट के उन पार्ट को जो इससे लिंक करता है। कहाँ पे? हमने ईपीएस पार्ट में यहाँ पे देखा, तो ईपीएस में निगेटिव देखने वाला 118। बातें बोरोइंग्स को लेकर के देखा गया, तो बोरोइंग्स को लेकर कंपनी के पास नियरली करीब 1000 करोड़ के आसपास की बोरोइंग थी, और उसमें कोई फेर बदल नहीं था, नियर अबाउट द सेम रहा, कोई भी है ज्यादा कम कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीज नहीं देखने को मिली। फिक्स एसेट्स में नियर अबाउट सेम रहा, वहां पे जबकि यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, गिरावट का रिलेटिव गिरावट देखने को मिली। मार्केट में इनके पैसे फंसे हो सकते हैं, तो पैसे फंसे हो सकते तो क्या कहती है, 350 करोड़ के आसपास, 350 करोड़ के मार्केट में पैसे फंसे हुए हैं, जो कि उधार में है। जब उधार में है तो उसके बारे में क्या कहती है, तो इसका रेशियोज क्या कहती है, यानी लगातार इम्प्रूव कर रही है, अपनी फंड रिकवरी को लेकर के लगातार इम्प्रूव करती नजर आई है। और ये जो पार्ट था खास करके करीब करीब 350 करोड़ के आसपास का, तो इसमें से कितना करोड़ के आसपास मान ला, 1200 करोड़ में कहते हैं, जो करीब 350 करोड़ के आसपास पड़ा है पैसा। अब जब 350 करोड़ के आसपास पैसा फंसा है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो लॉस था करीब 500 करोड़ के आसपास, मतलब ये पार्ट्स में ये भी इंक्लूडेड है, अर्थात उनके पास खर्च काफी ज्यादा हुआ। अब खर्च के आकलन में मैंने सर R&D पर खर्च किया या कुछ और खर्च किया, क्या किया, ये जो जानने वाली बात होगी। लेटेस्ट कुछ अपडेट आएगा तो इस पर लेंगे, आखिर यहाँ पे खर्च का क्या दायरा है, क्या कर रही है इसको लेकर के। आते हैं अगले कड़ी की तरफ, जहाँ पे हम क्या जानेंगे जहाँ पे देख रहे थे फन, इसके चार्ट ग्राफ को देख रहे थे, तो लगातार इसके चार्ट ग्राफ में भी देखने को मिला थे, तो नेटवर्थ भी कम हो गया लास्ट टू लास्ट में, रिवेन्यू जो पार्ट था वो लगातार टूट गई कंप्लीटली, चाहे स्टैंड लोन डेटा की बात करें या कंसुलर डेटा की बात करें, नियर अबाउट द सेम ही देखने को फिगर मिलती है। ऑनरशिप की तरफ देखें तो ऑनरशिप यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड बात यह है कि यहाँ इस शेयर में करीब करीब 77-78 हज़ार लोग शेयर होल्डर बने हैं। अब इस शेयर होल्डर में कुछ लेटेस्ट ट्रेडिंग भी हुआ था, उसको भी आकलन कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे होल्डिंग क्या कहती है, 37% होल्डिंग ही प्रमोटर के पास है, रेस्ट होल्डिंग पब्लिक के पास है। आपस में पब्लिक और प्रमोटर यहाँ से निकलती क्यों नहीं है, पब्लिक के पास होल्डिंग कम क्यों है? क्योंकि एक जमानी थी जब इसके पास होल्डिंग करीब 41% के आसपास हुआ करता था, और आज के टाइम में यहाँ पे देखने को मिला कि अभी 37% के आसपास है। अब देखने वाली बात यह है, तो यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बेच दिया था, निकाल दिया था, अब दोबारा यहाँ पे पोजीशन को क्या किया, बढ़ा लिया, तो ये कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी पोजीशन को दोबारा बढ़ाई। अब यहाँ पे बल्क डील की बात भी देखने को मिलती है, तो बल्क डील में देखने को मिली जून के डेटा ही था, जहाँ पे जून में अच्छी खासी बल्क ट्रेडिंग देखने को मिली थी कंपनी में।
एफआई की तादाद अच्छी खासी है, डीआई भी थोड़ी सी बनी हुई है, और रेस्ट जो है पब्लिक के पास है। डीआई में देखें तो आदित्य बिरला सन लाइफ देखने को मिलती है, आदित्य बिरला सन लाइफ है। और पब्लिक के पास देखें तो पब्लिक में दो कंपनी का नाम निकल टीपीजी ग्रोथ, जो कि इसको शायद उसमें रखना चाहिए था एफआई के अंदर, क्योंकि ये कंपनी नाम से पता चलता है कि ये कंपनी क्या है, एफआई की लिस्ट में आना चाहिए, फॉरेन कंपनी है, या प्रमोटर में ऐड कर दो। इनके पास 8% की होल्डिंग इन्होंने बिकवाली किया था, और एक और है जिसके पास और कुछ 7% के आसपास होल्डिंग है बनी है स्टॉक में, रेस्ट 1% के आसपास। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात करें एक रिकन्सलेशन के पार्ट को देखते हुए, तो ये कहा जा सकता है यहाँ पे मार्केट में पहले भी आप अच्छा खासा लोग थे, करीब 82,000 83,000 तक की तादाद पहुंची थी। आज भी मार्केट थोड़ा सा सेटअप होती नजर आई, मतलब ये लगा जो यहाँ पे सेंटिमेंटल होगा, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने डीप लिया, डीप के बाद मार्केट ने फिर क्या किया, यहाँ तक लगातार डीप लिया मार्केट, डीप के बाद दोबारा सुधरता, मतलब मार्च के बाद लगता है कि मार्केट में सुधार आई। इसका चार्ट देख लेते हैं, एक साल की चार्ट को, आखिर यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे देखने को आई थी जो हमेशा खरीदारी देखने को मिला, फिर बिकवाली क्या वहाँ पे हुआ, बिकवाली का प्रेशर ये हुआ होगा कि मार्केट में सेंटिमेंटल बना, बेच दो, तो वो क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती नजर आई। तो कंक्लूजन क्या क्या निकला इस स्टॉक को लेकर के वो जानते हैं, जहाँ पे ये देखा गया कि कैश फ्लो में करीब 1% की गिरावट देखने को मिली थी, एसेट्स पार्ट करीब 18% गिर गया, और जो लायबिलिटी वो 1% से बढ़ गई, मतलब लायबिलिटी उन्होंने बढ़ा दी। आते कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन ये निकल के आती है जो इनकी फंडामेंटल्स में उस लेवल पे कारोबार नहीं हुआ, यदि अभी जाकर के सेटअप बनती नजर आती है तो मार्केट अब जाकर उसको स्थिरता मिल सकती है। जब स्थिरता मिलेगी तो मार्केट में क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम और शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के देखा जाए तो जो शेयर होल्डर यहाँ पे बने हैं वो अपनी पोजीशन को बेचने के लिए नहीं बने हैं, वो सब के सब रखने की पोजीशन से बने हुए हैं। इसीलिए यहाँ मार्केट को देखा जा रहा है कि मार्केट यदि 700 है तो वो 1400 और 2100 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बेचने के लिए नहीं है, सब के सब जो ट्रेडिंग हो रहा है वो खरीदारी का देखने को मिलता है। एक तरफ तो है जो खरीदारी और बिकवाली दोनों साथ में चलती है, कोई तो बेच ही रहा है, तब भी जो जो खरीदार हैं उनकी जो मार्केट में डिमांड थी स्टॉक को लेकर वो थोड़ा डिमांड बढ़ी हुई है, और स्टॉक की प्राइस लगातार। अब आती है रिटर्न, और रिटर्न की बात, अपने इन्वेस्टर को कितने दिन में क्या रिटर्न दे चुका है। तो पिछले 6 महीने के चार्ट को देखें, पहले एक महीने में, तो एक महीने में 14% की रिटर्न दे चुका है। दूसरी तरफ देखा जाए तो करीब 6 महीने में 71% की रिटर्न दिया, और एक साल में करीब 107% की रिटर्न दे करके रजन इन द 5 साल में दोबारा मार्केट क्या अपनी ब्रेकआउट को तोड़ती नजर आ सकती है। अब इसलिए आ सकती है जो कि यहाँ पे देखा जा सकता है जो कंपनी फिलहाल अपने पुराने रिकॉर्ड को, जो रिकॉर्ड इसके पास कब का था, मार्च 22 का था, अप्रैल 22 का, उसको तोड़ती नजर आएगी। और यदि यहाँ से यह मार्केट तोड़ती है तो फिर मार्केट के लिए क्या बनेगा पता है, मार्केट इसमें फिर से पोटेंशियल बनेगी मार्केट, जहाँ पे लगातार ही फिर इंक्रीज करती नजर आ सकती है। फिलहाल ये भी किस टाइम पे अटकी पड़ी है, इसको कहते हैं ब्रेकआउट पॉइंट पे, अपने पुराने हिस्टोरिकल डेटा के 2 साल की ब्रेकआउट पॉइंट पे ये पहुंचने वाली है, मतलब पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंच चुकी है स्टॉक को लेकर के। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं है, कंप्लीटली लर्निंग पर्पस। और यहाँ पे देखा गया कि इनकी अब जो इम्प्रूवमेंट की बात थी डेटर्स डे को लेकर वो भी करती नजर आई है। बाकी कुछ फैक्टर्स में एक ही डिमेरिट देखने को लगा कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग कई बार बेचती है, कई बार निकल जाती है, कई बार खरीद लेती है, फिर इनकी लोअर ही देखने को मिला, मतलब इनके पास जो प्लेज हैं, और प्लेज की बात भी करें तो करीब 38% के आसपास उन्होंने अपनी होल्डिंग को प्लेज करके रखी हुई है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे एक चीज़ और देखना जरूरी है, कंपनी ने राइट इशू अब किया था 2024 में, इसी मई के अंदर, और इसके बाद यदि परफॉर्मेंस लेवल चेक किया जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इसके बेसिस पे, तो यहाँ पे जंप किया था, और यहाँ पे भी थोड़ा सा जंप करती नजर आई नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर।
और एनालिसिस पार्ट में देखा गया तो सेंसेक्स के बेसिस पे इसमें कई टाइम पे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस लेवल देखने को मिला है, खास के एक साल से स्टॉक अब चलना चालू किया है, पहले नहीं चलता था। अब अभी मैंने क्या कहा कि 2 साल वाले जो ब्रेकआउट थे उसको दोबारा उसने टच करती नजर आई, और जैसे ये टच करेगी ना मार्केट यहाँ से क्या होगा, बूस्ट करेगी, इसीलिए मार्केट पीछे 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 चलती नजर, इसीलिए सब के सब क्या है, सब के सब लेके बैठे पड़े, सबके सब लेके बैठे रखे हुए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।